हेलो टू ऑल ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। आज की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एज राइटर किस तरह से स्कैम करते हैं। और क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्री सीरियसली स्टडी करके नहीं ली होती, इसलिए वो रिसर्च वर्क और असाइनमेंट वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं और आपकी एक लो क्वालिटी थर्ड क्लास आपकी असाइनमेंट आपको लिख देते हैं। और अगर आप सही से स्कैन किए बगैर, थोड़ा सा कॉशियस हुए बगैर अगर आप उसको सबमिट करवा देते हैं, सिर्फ ये देख के 10/10 से चेक करने के बाद प्लेजरिज्म नहीं आया और AI परसेंटेज नहीं आई, तो स्टूडेंट्स इजी कंफर्टेबल होके उनको पेमेंट भी कर देते हैं और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा के असेसमेंट ऑफेंस का चार्ज भी लगवा लेते हैं अपने ऊपर। और पहले तो ऐसे स्कैम राइटर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता था। इनकी थर्ड क्लास लो ग्रेड असाइनमेंट्स एक झलक में पता चल जाती थी कि ये इन्होंने इरेलीवेंट लिखा है या जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड नहीं लिखा, रिलेटेबल नहीं लिखा, बहुत इजीली पता चल जाता था पहले। लेकिन जब से ChatGPT और फर्दर AI टूल्स आए हैं, अब इन स्कैम राइटर्स की थर्ड क्लास असाइनमेंट्स को रिकग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन आप थोड़ी सी डीप रीडिंग, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ऐसे राइटर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट को रीड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन्होंने लो क्वालिटी पास होने वाली असाइनमेंट लिखी है या फेल करवाने वाली असाइनमेंट लिखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो ये कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट अपनी गौर से पढ़नी है। उसके बाद आपने सीधा जाके कंक्लूजन पढ़ना है। आपको इनके पूरे वो फजूल से वर्ड्स लिखे हुए ऊपर से इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका कंक्लूजन पैराग्राफ देख लें और कंक्लूजन पैराग्राफ से ऊपर वाला बॉडी पैराग्राफ का लास्ट पैराग्राफ देख लें। इंट्रोडक्शन भी आप बेशक देख लें। आपको भी ये थोड़ा सा रीड करके आपको पता चल जाएगा कि आप वैसे पूरी असाइनमेंट रीड करेंगे, जब आप स्टार्ट से रीड करना शुरू करेंगे आपको लगेगा वाओ बहुत रेलिवेंट लिखा है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रही है। लेकिन जब आप कंक्लूजन, जब मेन क्रिटिकल एनालिसिस जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये लोग क्या करते हैं कि ये बीट अराउंड द बुश खेलते हैं। ये AI टूल्स को, क्योंकि अब AI टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम टू सेम पुट करते हैं ChatGPT में, ठीक है, या दूसरे बार्ड में या दूसरे किसी भी और तरह के AI टूल में, ठीक है। और वो आपको जो कंटेंट जनरेट करके देता है ना, आप खुद भी आप ये भी कर सकते हैं। आप वही क्वेश्चन स्टेटमेंट अपने ChatGPT में लिखें तो आपको वो सेम टू सेम वही आइडियाज़ और वही हेडिंग्स और वही सब कुछ होगा, और आप देखेंगे कि ये पैराफ्रेज करके आपको सबमिट करा दिया गया है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्होंने बीट अराउंड द बुश खेला, यानी कि जो थीम था, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट का मेन टॉपिक था, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जनरल डिस्कशन की हुई है, लेकिन जिस पॉइंट पे क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा गया है ना, उस पॉइंट पे आए ही नहीं, उस पॉइंट पे बात ही नहीं की। और ये लोग किसी कंक्लूजन, किसी क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचे। कंक्लूजन से पता चल जाता है कि आपने, और जो प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का, उनको भी कंक्लूजन से मतलब होता है कि आपने रिजल्ट क्या निकाला है। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी रीडिंग करनी पड़ेगी, या आप अपने किसी सीनियर को या अपने किसी फ्रेंड को या किसी बड़े बहन भाई को आप अपनी असाइनमेंट चेक करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है जो लॉ में एक्सपर्ट हो, तो आप मेरी ईमेल lawacademicwriting@gmail.com पर अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब रीड करके आपको बता दूंगी कि ये पास होने वाली असाइनमेंट लिखी हुई है या फेल होने वाली असाइनमेंट लिखी है। चले चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे, और वो ये कि आप इनकी लिखी हुई असाइनमेंट्स में स्ट्रक्चर हेडिंग्स पे गौर करें। जो बहुत ही जिन राइटर्स ने 1-2 घंटे में असाइनमेंट बनाई होती है, वो तो हेडिंग्स देना पसंद ही नहीं करते ना, बस एक इंट्रो की हेडिंग, कंक्लूजन की, और बॉडी पैराग्राफ में 1 या 2 बस हेडिंग दे देते हैं, और वो एक लेंथी सा ऐसे होता है विदाउट एनी सब हेडिंग्स। और जो हेडिंग्स बनाते भी हैं, आप उनमें देखेंगे कि वो जनरल नॉलेज वाली हेडिंग्स हैं, और सारा, अगर आपकी 2000 वर्ड्स की असाइनमेंट है ना, तो उसमें 1500 वर्ड्स के ऊपर तो वो जनरल डिस्कशन करें, वो क्रिटिकल एनालिसिस पे आ ही नहीं रहे वो जो, और एंड पे सिर्फ हार्डली एक पैराग्राफ या 2 छोटे से पैराग्राफ होते हैं जिस पे इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दी होती है। और उसको भी जब आप रीड करेंगे तो वो पैराग्राफ भी कोई किसी किस्म का आपको इनसाइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होंगे कि जी क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद ये किस नतीजे पे पहुंचा है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट उसने लिखी भी होगी AI टूल को यूज़ करते हुए, तो उसको बैक करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट, वो
स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं लिखी होगी। और एक और चीज़, इनकी हेडिंग में फ़्लो नहीं होता। इनकी फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और मज़ीद हेडिंग्स वो आपस में रिलेट नहीं कर रही होती। पता नहीं चल रहा होता कि स्टोरी को किस तरह से लेके चल रहे। पता चला होता है रैंडम जो इसके दिल में आया ना, इसने वो हेडिंग जहाँ इसका दिल किया इसने लिख दी है। कोई उसकी स्टोरी नहीं, उसका फ़्लो नहीं, उसका थीम नहीं बन रहा होता। चलें चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले नंबर पे तो इनको स्कॉलर रेफरेंसिंग नहीं आती होगी, और अगर ये क्लेम करें भी कि हमें आती है या हम गूगल से सर्च करके सीख लेंगे और फिर आपको कर देंगे, तो आप इनकी बिब्लियोग्राफी से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी इतनी भी कॉमन सेंस, ये अपने ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। क्या वर्ड्स मैं यूज़ करूँ अभी ऐसे राइटर्स के लिए। आपको पता है बिब्लियोग्राफी में बुक्स की अलग हेडिंग होती है, जर्नल्स की, ऑनलाइन आर्टिकल्स की है। वो एक मैट्रिक का बच्चा भी बता सकता है कि ये बुक का नाम लिखा हुआ है, ये जर्नल का नाम है और ये ऑनलाइन वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोग बुक्स के हेडिंग के नीचे जर्नल्स के नाम लिख देते हैं, जर्नल की हेडिंग के नीचे बुक्स के नाम लिख देते हैं, और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे भी जर्नल के नाम लिख देते हैं, या वहाँ पे केस लॉ, जो इनका दिल करता है जिस हेडिंग के नीचे। अच्छा, और वो इन्होंने रेलिवेंट भी नहीं लिखे होते, इनको वैसे ही गूगल पे कोई रिसर्च आर्टिकल मिला होता है, रिसर्च पेपर मिला होता है, उसके एंड पे जो रेफरेंसेस लिखे होते हैं ना, ये उसी को कॉपी पेस्ट करके और आपकी बिब्लियोग्राफी में डिवाइड कर देते हैं, बगैर देखे कि ये बुक है, जर्नल है या क्या है। और स्कॉलर रेफरेंसिंग तो बहुत ही दूर की बात। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ये कि कुछ आपको स्कैम लॉ एकेडमिक राइटर्स इस तरह के मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि जी हमने एक्सटर्नल डिग्री की है, यानी कि लंदन की डिग्री की है, ऑक्सफोर्ड की डिग्री, इस तरह से आपको अपनी डिग्री भी दिखाएंगे, उस पर उनका नाम भी लिखा होगा। ठीक है, आपने इनसे भी बच के रहना है। उस पर इनका रिजल्ट, इनके सब्जेक्ट्स, इनके मार्क्स भी लिखे होंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो जी यूके से इसने ऑलरेडी लॉ की डिग्री की हुई है, तो ये तो बहुत ही, इससे बेहतर चॉइस तो आपको मिल ही नहीं सकती ना, इससे बेहतर तो आपकी कोई असाइनमेंट लिख ही नहीं सकता। और ओ माय गॉड, आप इनसे पूछेंगे कि आपने अपनी लॉ डिग्री के दौरान जो असाइनमेंट्स, डिसर्टेशन लिखी है, उसमें रेफरेंसिंग स्टाइल कौन सा यूज़ किया है, एंड दे विल गॉट ब्लैंक। उनको ये भी नहीं पता होगा। और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उस लड़की ने मुझे कहा कि उसने शिकागो स्टाइल यूज़ किया है ना, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से उसको निकाल के दिखाया, मैंने हर तरफ से रिसर्च की, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। मैंने पहले भी उस यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स की मैंने असाइनमेंट्स बनाई थी, उन सब में, और यूनिवर्सली स्कॉलर स्टाइल और हार्वर्ड स्टाइल यूनिवर्सली यूज़ होता है लॉ के हर तरह के प्रोफेशनल या एकेडमिक दोनों तरह के कामों के लिए, और स्कॉलर ही यूज़ होता है, और हार्वर्ड कभी कभी रेयरली यूज़ हो जाता है। और शी वॉज अनअवेयर ऑफ दैट कि उसने अपनी असाइनमेंट्स में स्कॉलर स्टाइल यूज़ किया, कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ किया था, क्योंकि वो भी इसी तरह उसके किसी बहन भाई ने या किसी दूसरे पर्सन ने वो इनकी असाइनमेंट बनाता रहा है, कोई असिस्ट करता रहा है, तो उसने डिग्री ले ली है ऐसे ही असाइनमेंट्स लिखवा के, और अब अपनी डिग्री की बेस पे वो राइटर बन के दूसरों को स्कैम कर रही है। ये तो बहुत ही एडवांस लेवल का स्कैम। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो ये कि आपने अपनी असाइनमेंट वाली क्वेश्चन स्टेटमेंट को गूगल पे लिखना है एज इट इज़। ठीक है, और जो पहले 2-3 आर्टिकल्स हो आएंगे आपने वो ओपन करके देखने हैं। ठीक है, उसमें जो हेडिंग्स बनी होंगी, जो डाटा लिखा होगा, उसको आपने पहले जो इस स्कैम राइटर ने आपको असाइनमेंट सबमिट कराई, आपने वो रीड करनी है, और आपने गूगल से वो रीड करना है। मेरे साथ 70% टाइम्स यही हुआ है कि राइटर्स को पहली जो वेबसाइट नज़र आती है ना उस पे जो भी डाटा, जो भी हेडिंग्स बनी होती हैं, सेम टू सेम वैसी बना देते हैं, और सेम टू सेम उसी डाटा को पैराफ्रेज करके आपको सबमिट करा देते हैं। हालांकि जो ओरिजिनल असाइनमेंट होती है, आपको एटलीस्ट 2000 वर्ड की असाइनमेंट के लिए एटलीस्ट आप 12 to 15 रिसर्च पेपर्स इंक्लूडिंग बुक्स, अगर आप मतलब पूरी बुक्स नहीं, स्पेसिफिक चैप्टर्स, अगर आप जब तक वो नहीं पढ़ लेते आप एक अच्छी असाइनमेंट जनरेट नहीं कर सकते। सारा नहीं पढ़ना होता, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ये रेलेवेंट है, इसमें से मुझे आर्ग्यूमेंट मिलेंगे नहीं या नहीं मिलेंगे। खैर, ये हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि जो लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि ये आपके साथ स्कैम करें या ओरिजिनल काम करें। ये लोग ज़्यादातर आपको डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनका काम चेक करने के लिए काफ़ी कॉशियस रहने की और डीप रीडिंग की ज़रूरत है। और
मेरी आपको यही एडवाइस है कि या तो अपने किसी प्रोफेशनल सीनियर से या अपने किसी फ्रेंड से रीड करवा लें या किसी प्रोफेशनल से प्रूफ रीड करवा लें एक बार, और ब्लाइंडली अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट ना करवाया करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो लॉ बैकग्राउंड और नॉन लॉ बैकग्राउंड दोनों तरह के स्कैम राइटर्स यूज़ करते हैं आपसे मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल and kindly show some support and like and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video.